Hello dear students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about our new topic that is antidote. मोस्ट कॉमनली हम देखते हैं कि हॉस्पिटल सेटिंग्स में बहुत बार नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस के अंदर बहुत सारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पॉपुलर है, एम्स है, पीजीआई चंडीगढ़ है, ठीक है, डीएसएस भी है, राजस्थान एनएचएम है, यूपी पीएससी एग्जाम्स है जो कि अभी कम नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है। उन एग्जामिनेशंस के अंदर एंटीडोट्स के बारे में हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है एंटीडोट्स के। एंटीडोट्स क्या होते हैं, कैसे ये वर्क करते हैं, कौन सी मेडिसिन के लिए कौन सा एंटीडोट है, कौन से पॉइजन के लिए कौन सा एंटीडोट है, उन सब के बारे में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं एंटीडोट्स के बारे में। एंटीडोट्स के बारे में जब भी स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा फर्स्ट वन टॉपिक है एंटीडोट कि एंटीडोट होता क्या है। ठीक है, तो एंटीडोट की बात करें तो एंटीडोट क्या चीज़ है। देखिए, एंटीडोट क्या है, कुछ भी ऐसे केमिकल, कोई भी ऐसी ड्रग होती है। एंटीडोट एक ऐसे एजेंट होते हैं जो क्या होता है, कोई भी केमिकल या कोई भी जो भी ड्रग है उसके अगेंस्ट काउंटर एक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, आई एम सॉरी। जो एंटीडोट्स होते हैं वो क्या होता है, एंटीडोट्स ऐसी ड्रग्स होती हैं या फिर ऐसे चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं। चिलेटिंग एजेंट क्या होते हैं इसके बारे में भी हम डिटेल के साथ अभी स्टडी करेंगे, बनी रहिएगा वीडियो के साथ। ठीक है, तो ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स और ऐसे चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं या ऐसे केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो भी कोई भी पर्टिकुलर जो ड्रग है उसके इफेक्ट को ये क्या कर देते हैं, काउंटर कर देते हैं। ठीक है, काउंटर करने का मतलब है कि उसके इफेक्ट को कम कर देते हैं। ठीक है, उसके इफेक्ट को डिक्रीज कर देते हैं, उसे बोलते हैं काउंटर करना। ठीक है, जो भी कोई भी पर्टिकुलर अनदर ड्रग हो सकते हैं या कोई पॉइजन जिसकी पॉइजनिंग हुई है, जो चाहे वो ड्रग हो सकती है, या कोई भी वो पर्टिकुलर पॉइजन हो सकता है जिसकी पॉइजनिंग हुई है, उसके इफेक्ट को ये क्या कर रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं। तो देखिए क्या है, ये क्या कर रहे हैं, एंटीडोट्स क्या होते हैं। एंटीडोट्स क्या होते हैं, कुछ भी ड्रग्स, कोई भी ड्रग है या कोई भी चिलेटिंग एजेंट है, कोई भी ड्रग है या कोई भी चिलेटिंग एजेंट है, वो क्या कर रहा है, कोई भी केमिकल से वो काउंटर कर रहे हैं। काउंटर करने का मतलब उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। ठीक है, वर्क अगेंस्ट, वर्क अगेंस्ट द पर्टिकुलर ड्रग, अगेंस्ट अ पर्टिकुलर, कोई भी जो भी पर्टिकुलर ड्रग हमने दी है या जो भी जिसकी भी पॉइजनिंग हुई है उसके काउंटर में काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं एंटीडोट या फिर चिलेटिंग एजेंट। तो कोई भी पर्टिकुलर जो ड्रग है उसके अनदर ड्रग और पॉइजन, जिसकी पॉइजन को वो क्या कर रहे हैं, काउंटर एक्ट कर रहे हैं, काउंटर करके उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइज करने का मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर देना। ठीक है, ताकि उसका इफेक्ट जो हमारी बॉडी के ऊपर है वो इफेक्ट ना हो सके, पेशेंट की लाइफ है उसको हम बचा सके। तो एंटीडोट्स क्या होते हैं, ऐसे केमिकल एजेंट्स होते हैं, ऐसी ड्रग्स होती हैं जो क्या करती हैं, जो भी अनदर ड्रग या कोई पॉइजन उसके इफेक्ट को क्या कर रही हैं, काउंटर कर देती हैं, उसे बोलते हैं एंटीडोट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अगर डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट ये कह रहा है कि जो एंटीडोट्स हैं या जो भी चिलेटिंग एजेंट्स है वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे चिलेटिंग एजेंट्स है जो पर्टिकुलर मेडिसिन के लिए पर्टिकुलर है। ठीक है, जैसे कि एन-एसिटाइलसिस्टीन है, वो किसके लिए है, पैरासीटामोल के लिए। ठीक है, तो वो नेलेक्सोन ओपियोइड की पॉइजनिंग के अंदर वो काम नहीं करेगा। इसका मतलब है कि जो एन-एसिटाइलसिस्टीन है वो पर्टिकुलरली किस ड्रग पे काम करेगा या किसके इफेक्ट को काउंटर करेगा, पैरासीटामोल के इफेक्ट को क्या करेगा, काउंटर करेगा। तो हो सकता है कि आपका जो चिलेटिंग एजेंट है या हो सकता है कि आपका जो एंटीडोट है वो या तो किसी पर्टिकुलर ड्रग के ऊपर काम कर रहा है या फिर ओवरऑल काम कर रहा है, लेकिन वो उसको पूरी तरह से क्या नहीं कर पा रहा है, न्यूट्रलाइज नहीं करेगा, लेकिन वो क्या करेगा, उस ड्रग की या जिस भी पॉइजन की पॉइजनिंग हुई है उसको क्या कर देगा, वो न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा, साथ के साथ उसकी टॉक्सिसिटी को वो क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो देखिए, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर ड्रग के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर ड्रग्स के ऊपर जो काम कर रहे हैं। ठीक है, जो पर्टिकुलर ड्रग्स के ऊपर। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो क्या कर रहे हैं, रिड्यूस द टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग। वो क्या कर रहे हैं, जो भी पर्टिकुलर ड्रग है उसकी टॉक्सिसिटी को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो ये हैं हमारे एंटीडोट क्या होते हैं। ठीक है, ये मैंने समझाने की पूरी कोशिश की। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट वन हमारा कि चिलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि चिलेटिंग एजेंट क्या होते हैं। यही हमारे पास, यही जो टॉपिक है, यही जो पॉइंट है वही बन करके आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, क्वेश्चन बन के। एग्जाम्स के अंदर यही चीज़ क्वेश्चन बन के आ जाती है कि चिलेटिंग एजेंट होते क्या हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि चिलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं। चिलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, कि चिलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड है। चिलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, एक कंपाउंड है। ठीक है, कोई भी केमिकल का कंपाउंड है, वो क्या करता है, जो भी पर्टिकुलर रिएक्ट करता है किसके साथ, मेटल आयन के साथ। चिलेटिंग एजेंट्स क्या करते हैं, कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है जो क्या करता है, मेटल आयन के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट करता है, और मेटल आयन के साथ रिएक्ट करके एक वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं,
और वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से क्या होता है, जो भी पर्टिकुलर हैवी मेटल था वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। जैसे कि आर्सेनिक पॉइजनिंग हो गई, गोल्ड की पॉइजनिंग है, मरकरी की पॉइजनिंग है, इनके अंदर क्या होता है, चिलेटिंग एजेंट्स यूज किए जाते हैं। और ये चिलेटिंग एजेंट क्या करते हैं, पर्टिकुलर मेडिसिन के साथ या पर्टिकुलर पॉइजनस सब्सटेंस के साथ जाकर के क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं मतलब उसके साथ बाइंड हो जाते हैं अच्छे से, और उसके साथ बाइंड होकर के क्या करते हैं, उसको लेकर के बॉडी से बाहर निकल जाए, चाहे वो फीकल मैटर के थ्रू, चाहे वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके चिलेटिंग एजेंट्स। तो देखिएगा स्टूडेंट कि चिलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं। तो चिलेटिंग एजेंट्स क्या है, चिलेटिंग एजेंट्स आर कंपाउंड, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, मेटल के साथ, कोई भी पर्टिकुलर जो मेटल है उसके साथ क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। पर्टिकुलर मेटल के साथ रिएक्ट करके वो क्या करते हैं, मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, जिसकी पॉइजनिंग हुई है उस मेटल के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। और रिएक्ट करने के बाद वो क्या करेंगे, एक सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, स्टेबल वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। स्टेबल वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, याद रखिएगा, स्टेबल होगा मतलब वो बाद में जैसे ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, आपस में जुड़ेंगे, उसके साथ उसके बाद उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, वो एक दूसरे के साथ अटैच रहेंगे, टूटने के चांसेस बहुत रेयर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ये रिएक्ट करेगी, जो भी चिलेटिंग एजेंट है वो मेटल आयन के साथ रिएक्ट करेगा। मेटल आयन के साथ रिएक्ट करने के बाद ये क्या करता है, एक स्टेबल वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। और उस वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से क्या होता है, ये हमारी बॉडी से इजीली बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। चिलेटिंग एजेंट्स के बहुत सारे नाम है, हो सकता है उनको चिलेटर्स बोला जाए या सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट भी बोला जा सकता है, सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट भी बोला जा सकता है। इस नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है कि चिलेटर्स क्या होते हैं, सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट क्या होता है। सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट और चिलेटिंग एजेंट दोनों सेम है, प्लीज इसको नोट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो चिलेटिंग एजेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, चिलेटिंग एजेंट्स क्या कर रहे हैं, ये बाइंड हो जाते हैं। बाइंड अभी हमने बताया था कि ये जो भी मेटल होती है, जो भी हैवी मेटल होती है, उसके साथ बाइंड होकर के ये क्या करते हैं, जो भी अभी हमने देखा था कि जो चिलेटिंग एजेंट्स है वो क्या हो रहे हैं, जो पर्टिकुलर मेडिसिन है उसके साथ बाइंड होकर के जो पर्टिकुलर मेडिसिन में बाइंड होने के बाद ये करते हैं स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, एक स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। स्टेबल कंपाउंड बनने की वजह से या स्टेबल कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से क्या होता है, ये बॉडी के साथ बाहर निकल जाते हैं। तो देखिए कि जो ये चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, आयरन, लेड पॉइजनिंग, कॉपर इन द ब्लड स्ट्रीम, जो भी ब्लड के अंदर आयरन है, लेड है, कॉपर है, ठीक है, उसके साथ ये क्या करते हैं, बाइंड बनाते हैं, ठीक है। उन पे रिएक्ट करके उन मेटल आयन के साथ रिएक्ट करके वहाँ पे एक वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इनका यूज जब भी हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन ब्लड के अंदर जब भी आयरन है, लेड है, कॉपर है, इनका लेवल जब एक्सेसिव हो जाता है, किसी भी रीजन की वजह से इनका लेवल जब एक्सेसिव हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना होता है, चिलेटिंग एजेंट्स को काम में लेना होता है। चिलेटिंग एजेंट्स के साथ ये क्या होता है, इनको यूज़ करके हम क्या करते हैं, इनका जो हाई लेवल है, जो पर्टिकुलर जो बोला आयरन है, लेड है, कॉपर है, इनका जो हाई लेवल है ब्लड के अंदर, उसको ये क्या करते हैं, चिलेटिंग एजेंट बाइंड करेगा, बाइंड करके उसको यूरिन के साथ बाहर निकाल देता है। तो इनके हाई लेवल जब भी इन पर्टिकुलर मेटल का जब हाई लेवल हो जाता है ब्लड के अंदर, तो ऐसे चिलेटिंग एजेंट्स का यूज करके, मतलब चिलेटिंग एजेंट्स का यूज करके उसको ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने कि जो हैवी मेटल की जो पॉइजनिंग होती है, हैवी मेटल है जैसे कि मरकरी हो गई, आपका आर्सेनिक हो गया, ठीक है, लेड है, कॉपर है, आयरन है, इनकी जो पॉइजनिंग होती है उनमें इसका यूज किया जाता है, ठीक है। यूज ट्रीटमेंट ऑफ हैवी मेटल पॉइजनिंग, हैवी मेटल की जो पॉइजनिंग होती है उसके ट्रीटमेंट में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली देखिए ये क्या कर रहे हैं, जो चिलेटिंग एजेंट्स है वो क्या कर रहे हैं, वो देखिएगा। चिलेटिंग एजेंट क्या करता है, जो भी पर्टिकुलर चिलेटिंग एजेंट होता है वो क्या कर रहा है, देखिए कोई भी चिलेटिंग एजेंट है, अब वो चिलेटिंग एजेंट क्या करेगा, जो भी पर्टिकुलर मेटल आयन है, जो पर्टिकुलर मेटल आयन है, चिलेटिंग एजेंट क्या करेगा, पर्टिकुलर जो भी मेटल आयन है उस आयन के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ठीक है। उस पर्टिकुलर मेटल आयन के साथ वो क्या करेगा, रिएक्ट करता है, ठीक है। मेटल आयन के साथ वो क्या करता है, रिएक्ट करता है। और रिएक्ट करने की कंडीशन के अंदर क्या होता है, ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्टेबल वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, स्टेबल वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जब ये स्टेबल वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो ये जो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स है उसको क्या कर दिया जाता है, किडनी और जीआई ट्रैक्ट, इन दोनों के थ्रू इसको क्या कर दिया जाता है, एक्सक्रिएट आउट फ्रॉम बॉडी, ठीक है। तो ये चिलेटिंग एजेंट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। रिमाइंड रखिएगा, याद रखिएगा स्टूडेंट्स।
कि चिलेटिंग एजेंट कैसे काम करते हैं। चिलेटिंग एजेंट जाएगा बॉडी के अंदर, जो भी पर्टिकुलर मेटल है उस मेटल के आयन के साथ वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करके वो क्या करेगा, एक स्टेबल वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है, कंपाउंड बनाएगा। उस कंपाउंड को क्या करेगा, किडनी और जीआई ट्रैक्ट के थ्रू उसको क्या कर दिया जाएगा, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये चिलेटिंग एजेंट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, ठीक है। जो कुछ ऐसे यूजफुल चिलेटिंग एजेंट्स हैं, कुछ ऐसे यूजफुल चिलेटिंग एजेंट्स हैं, उनका हम यूज़ कर रहे हैं, ड्रग्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं, या पर्टिकुलर हैवी मेटल की पॉइजनिंग हो रही है, उस पॉइजनिंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चिलेटिंग एजेंट से कौन कौन से, देखिए डाइमिकैप्रोल पहला है चिलेटिंग एजेंट है, डाइमिकैप्रोल। तो डाइमिकैप्रोल है, उसका कब यूज़ करना है आपको, उसका यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, उसका यूज़ करना है आर्सेनिक के पॉइजनिंग के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। डाइमिकैप्रोल आर्सेनिक की पॉइजनिंग के अंदर, याद रखिएगा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि आर्सेनिक की पॉइजनिंग के अंदर कौन सा चिलेटिंग एजेंट यूज किया जाता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्सेनिक के पॉइजनिंग के अंदर कौन सा चिलेटिंग एजेंट यूज किया जाता है, वो चिलेटिंग एजेंट का क्या नाम है, डाइमिकैप्रोल, ठीक है। मरकरी की पॉइजनिंग के अंदर भी इसी को यूज किया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और गोल्ड की पॉइजनिंग बहुत रेयर है, ठीक है, गोल्ड की पॉइजनिंग के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। तो मरकरी, ठीक है, मरकरी और आर्सेनिक, ठीक है, मरकरी और आर्सेनिक के पॉइजनिंग के अंदर मोस्ट कॉमनली डाइमिकैप्रोल का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है डाइमिकैप्रोल सक्सिनिक एसिड। डाइमिकैप्रोल सक्सिनिक एसिड, डाइमिकैप्रोल सक्सिनिक एसिड के अंदर क्या है, डाइमिकैप्रोल सक्सिनिक एसिड में क्या है, डाइमिकैप्रोल और सक्सिनिक, डाइमिकैप्रोल सक्सिनिक एसिड है वो सेम है, दोनों अल्टरनेट यूज किए जाते हैं, जो भी अवेलेबल होता है उस मेडिसिन को पर्टिकुलरली यूज कर लिया जाता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर मेडिसिन को यूज कर लिया जाता है, ठीक है। डाइमिकैप्रोल और सक्सिनिक दबा हुआ है, जो भी सेम है दबा हुआ है, मतलब आर्सेनिक पॉइजनिंग में भी डाइमिकैप्रोल सक्सिनिक एसिड का यूज कर सकते हैं, मरकरी के अंदर भी कर सकते हैं, गोल्ड की पॉइजनिंग के अंदर भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है डाइसोडियम, डाइसोडियम इडिटेट। डाइसोडियम इडिटेट, डाइसोडियम इडिटेट है वो किसके लिए, किसके लिए यूज़ किया जाएगा, वो यूज़ किया जाएगा स्टूडेंट्स देखिएगा, चिलेटिंग एजेंट फॉर कैल्शियम। अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो रहा है, पर्टिकुलरली अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर डाइसोडियम इडिटेट का यूज़ करेगा। और डाइसोडियम इडिटेट का यूज़ कर सकते हैं, और इसका यूज़ करने से, डाइसोडियम इडिटेट का यूज़ करने से क्या होगा, इडिटेट डाइसोडियम इडिटेट इसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम को बाइंड करके यूरिन के साथ इसको क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन है कैल्शियम डाइसोडियम इडिटेट, कैल्शियम डाइसोडियम इडिटेट, ठीक है। कैल्शियम डाइसोडियम इडिटेट है, तो कैल्शियम डाइसोडियम इडिटेट है वो कहाँ यूज़ करना है, ठीक है, लेड पॉइजनिंग, आयरन की पॉइजनिंग के अंदर, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आएगी ZINC, जिंक की पॉइजनिंग और कॉपर की पॉइजनिंग, और रेडियो एक्टिव मेटल है उनकी पॉइजनिंग के अंदर इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव पॉइजनिंग्स के अंदर इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो डाइसोडियम, कैल्शियम डाइसोडियम इडिटेट, कैल्शियम डाइसोडियम इडिटेट है, उसका यूज़ करने कहाँ यूज़ किया जाएगा, लेड की पॉइजनिंग में कर सकते हो आप, आयरन की पॉइजनिंग के अंदर कर सकते हो, कॉपर की पॉइजनिंग, और कोई भी रेडियो एक्टिव जो मेटल होती है उसकी पॉइजनिंग अगर हो रही है, ठीक है, उस कंडीशन के अंदर हम कैल्शियम डाइसोडियम इडिटेट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा पेनिसिलामाइन, ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा पेनिसिलामाइन। तो पेनिसिलामाइन देखिए, पेनिसिलामाइन कहाँ यूज़ करना है, पेनिसिलामाइन यूज़ कहाँ करना है, देखिएगा इंपॉर्टेंट है, इसका यूज़ कहाँ करना है, पेनिसिलामाइन का यूज़ करना है आपको, पेनिसिलामाइन का यूज़ करना है चिलेटिंग एजेंट फॉर कॉपर। ये कॉपर के लिए चिलेटिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है स्टूडेंट, ये क्या करता है, कॉपर के लिए चिलेटिंग एजेंट का काम करता है। अगर बॉडी के अंदर कॉपर का एक्यूमुलेशन हो रहा है किसी भी रीजन की वजह से, ठीक है, उस कंडीशंस के अंदर क्या करते हैं, उस कंडीशंस के अंदर चिलेटिंग एजेंट को यूज़ किया जाता है, कौन सा यूज़ किया जाता है, पेनिसिलामाइन, पेनिसिलामाइन, ठीक है, पेनिसिलामाइन चिलेटिंग एजेंट है, उसका यूज़ किया जाता है। तो देखिए एक डिजीज़ है विल्सन डिजीज़, ठीक है, लीवर के अंदर है, ठीक है, विल्सन डिजीज़ है, उसके अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एक्सेसिव कॉपर का एक्यूमुलेशन हो जाता है बॉडी के अंदर। विल्सन डिजीज़ के अंदर क्या होता है, मोस्ट कॉमनली ये लीवर को अफेक्ट करती है, लीवर मोस्टली लीवर को अफेक्ट करती है, ठीक है। तो लीवर को जब अफेक्ट कर रही है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि बॉडी के अंदर, लीवर के अंदर कॉपर का एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जाता है, और उस कॉपर के एक्सेसिव एक्यूमुलेशन को बाहर निकालने के लिए हमें पेनिसिलामाइन का यूज किया जाता है। पेनिसिलामाइन का यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू पेनिसिलामाइन रिएक्ट करके बॉडी से जो भी एक्सेसिव कॉपर का एक्यूमुलेशन हो रखा है उसको बाहर निकालेगा, और जो भी टॉक्सिसिटी उसको ट्रीट करने के काम में आता है। नेक्स्ट वन है देखिए, नेक्स्ट वन है हमारा चिलेटिंग एजेंट जो है वो है डेस्पिरोक्सामाइन, डेस्पिरोक्सामाइन है, ठीक है, नोट कीजिएगा इंपॉर्टेंट है।
बहुत बार क्वेश्चन आता है डेस्फेरोक्सामाइन के ऊपर, डिफेरोक्सामाइन के ऊपर, ठीक है। डेस्फेरोक्सामाइन जो चिलेटिंग एजेंट है हमारा, डेस्फेरोक्सामाइन जो चिलेटिंग एजेंट है, उसमें देखिए डेस्फेरोक्सामाइन चिलेटिंग एजेंट के अंदर क्या है, किस में यूज़ करना है इसका, डेस्फेरोक्सामाइन चिलेटिंग एजेंट को कहाँ यूज़ करना है, डेस्फेरोक्सामाइन चिलेटिंग एजेंट का यूज़ करना है अक्यूट आयरन की पॉइजनिंग के अंदर, अक्यूट आयरन की पॉइजनिंग के अंदर, ठीक है। इंडिकेशन है, पहला इंडिकेशन तो ये है कि अक्यूट आयरन पॉइजनिंग की, आयरन की पॉइजनिंग हो गई हो, ठीक है। और दूसरा है ट्रांसफ्यूजन साइडीरियोसिस, ट्रांसफ्यूजन साइडीरियोसिस, ठीक है। हमने जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की क्लासेस स्टार्ट की थी तो हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन की क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि एक्सेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल भी बढ़ेगा, साथ के साथ बॉडी के अंदर क्या हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया होगा, पोटेशियम का लेवल इंक्रीज होता है, साथ के साथ आयरन का लेवल भी इंक्रीज होता है, क्योंकि पर्टिकुलरली जैसे ही आप ट्रांसफ्यूज करोगे हो सकता है आरबीसी जोन का ब्रेकडाउन होगा, पुरानी आरबीसी जोन का ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होने की वजह से वहाँ से हीम प्लस ग्लोबुलिन निकलेगा, तो हीम वो आयरन के लेवल को इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से आयरन की टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो आयरन की टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए, आयरन की टॉक्सिसिटी से डील करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए डेस्फेरोक्सामाइन काम में लिया जाता है एक्यूट आयरन पॉइजनिंग के अंदर, ठीक है। ट्रांसफ्यूजनल साइडीरोसिस के अंदर भी आयरन का एक्यूमुलेशन है वो बॉडी के अंदर, ठीक है, बढ़ जाता है ड्यू टू फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो ट्रांसफ्यूजनल साइडीरियोसिस क्या होता है, ट्रांसफ्यूजनल साइडीरियोसिस क्या होता है, देखिएगा जो ट्रांसफ्यूजनल साइडीरियोसिस है वो क्या कह रहा है, ट्रांसफ्यूजनल साइडीरियोसिस कह रहा है कि ट्रांसफ्यूजनल साइडीरियोसिस एक्यूमुलेशन ऑफ द आयरन इन द बॉडी ड्यू टू फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बार बार एक्सेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की वजह से क्या हो रहा है, आयरन का लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, किस वजह से, एक्सेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक्सेसिव और मल्टीपल यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मल्टीपल यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से क्या होता है, ट्रांसफ्यूजनल साइडीरियोसिस, क्या हो रहा है, ट्रांसफ्यूजनल साइडीरोसिस, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ट्रांसफ्यूजनल साइडीरोसिस क्या चीज़ है, ठीक है। तो ट्रांसफ्यूजनल साइडीरोसिस क्या है, एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ आयरन इन द बॉडी ड्यू टू फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से जो एक्सेसिव आयरन का एक्यूमुलेशन हो रहा है बॉडी के अंदर, वो क्या कहलाता है, ट्रांसफ्यूजनल साइडीरोसिस। ट्रांसफ्यूजनल साइडीरोसिस के अंदर भी क्या हो रहा है, आयरन का एक्यूमुलेशन होने की वजह से क्या हो रहा है, आयरन की टॉक्सिसिटी हो रही है, और अक्यूट आयरन पॉइजनिंग के अंदर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, डेस्फेरोक्सामाइन यूज़ कर सकते हैं। तो डेस्फेरोक्सामाइन कहाँ यूज़ कर सकते हैं, डेस्फेरोक्सामाइन आयरन टॉक्सिसिटी के अंदर और ट्रांसफ्यूजनल साइडीरोसिस की कंडीशन के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, क्या यूज़ कर सकते हैं, डेस्फेरोक्सामाइन। बहुत बार इस डेस्फेरोक्सामाइन पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नोट करके रखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेस्फेरोक्सामाइन, ठीक है। यहाँ ऐसा क्वेश्चन आता है बहुत बार, मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर ये पूछा जाता है कि आयरन टॉक्सिसिटी के अंदर कौन सा चिलेटिंग एजेंट काम में लेंगे, या फिर आयरन टॉक्सिसिटी के अंदर कौन सा एजेंट है उसको काम में लिया जाता है, या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि डेस्फेरोक्सामाइन का यूज़ क्या है, डेस्फेरोक्सामाइन का इंडिकेशन क्या है, ये सारे क्वेश्चन के टाइप हो सकते हैं। तो आपको उस क्वेश्चन को राइट क्लिक करना है, कहाँ पर करना है, डेस्फेरोक्सामाइन के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे लेक्चर आपके नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में